बच्चों, वेलकम बैक टू डेव क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, हाउ इकोसिस्टम्स वर्क। बहुत आसान, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग भी है चैप्टर। अगर आपको एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि इसको आप रट के जाओ, इतना ईजी है ये लेसन और आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो भाई ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3, हाउ इकोसिस्टम्स वर्क। तो कैसे हमारा जो इकोसिस्टम होता है, अभी आपको, अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा नहीं है, पिछले मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं है, तो आप अभी गलत वीडियो पे आए हो। पहले आप मेरे पिछले वीडियोस देखो जिनमें मैंने एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, वो सब कुछ पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। मतलब आपने वो मेरे वीडियोस भी देख लिया और टेक्स्ट बुक पढ़ा भी नहीं ना, तो भी आप लोगों का मस्त 50% मार्क्स आने का गारंटीड है। मेरे वीडियोस को पिछले वाले आप देखो, उसके बाद ये वीडियो पे आना। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा इकोसिस्टम क्या होता है। तो हम डायरेक्टली अभी लेसन रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे टीच करता हूँ, तो उनके लिए हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, फिर सेकेंड का पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर सेकेंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, ऐसा हम करते हैं। तो आइए अभी शुरू करते हैं पढ़ना। चैप्टर 3, हाउ इकोसिस्टम्स वर्क। द टर्म एनवायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग। क्या है एनवायरनमेंट? हमारा सराउंडिंग, आप जहाँ भी हो बाहर, वो आपका एनवायरनमेंट है। द लिविंग बीइंग्स आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग components such as air, water, soil, rocks, etc. These non-living factors are essential for the survival and sustenance of living organisms. Thus, the non-living factors become an important part of the environment of the living beings. The quality and quantity of non-living factors also affect the living beings. Ecology is the study of components of environment. क्या है इकोलॉजी की डेफिनेशन? आएगी क्या आएगी? एक मार्क के लिए आ सकता है, या आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। व्हाट इज इकोलॉजी? तो आपको अभी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लेंगे, मतलब ऐसा आएगा, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज, फिर ऑप्शन 1 आएगा द सराउंडिंग, फिर ऑप्शन 2 कुछ अलग, फिर ऑप्शन सी आएगा आपको स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ऑप्शन डी कुछ फलाना ढिमकाना आएगा। तो जिन लोगों ने डेव क्लासेस की वीडियो देखी उनको तो पता है कि इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी का मीनिंग क्या है। स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का स्टडी। बच्चों अभी आप जहाँ भी बाहर जाते हो, बाहर आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ का स्टडी, उसको कहते हैं हम इकोलॉजी। ठीक है, समझा? क्लियर है? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज एसेंशियली अ टेक्निकल टर्म फॉर नेचर। अभी आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है अगर आप केयरलेस हो, बट अगर आप बहुत ऐसे एक एक मार्क भी अगर आप छोड़ना ही चाहते हो ना, और पासिंग, जिन लोग के पासिंग के भी वांदे हैं, तो ये उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक टेक्निकल टर्म है नेचर का। तो आपको ऐसा बोलेंगे एक तो कि इकोसिस्टम इज द टेक्निकल टर्म ऑफ डैश, एमसीक्यू के फॉर्म में, और आपको ऑप्शन देंगे, या फिर आपको ऐसा पूछेंगे कि डैश इज द टेक्निकल टर्म फॉर नेचर। तो क्या होगा उसका आंसर? इकोसिस्टम। क्या होगा? इकोसिस्टम। वेरी गुड। अभी हम बढ़ेंगे आगे। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। किसने ये टर्म कॉइन किया था? किसने ये टर्म दिया था, ये थियोरी दी थी इकोलॉजी, ये टर्म का नाम दिया था? वो थे अर्नेस्ट हैकेल। Ecosystem is a self-regulating and self-sustaining structural and functional unit of the biosphere. This system depends upon the sun for its energy. As we know, Earth is the only planet having life on it, with large variety of organisms ranging from microscopic plants and animals to largest trees and animals. Ecosystems can be of any size and quantity based on the quantity of biotic and abiotic factors present. The sizes of ecosystems vary. They can be as large as the Earth's biosphere itself or the Sahara Desert, or as small as a fish pond. तो इकोसिस्टम जो है ना, उनकी साइज वेरी करती है। वो पूरे अर्थ जितने भी बड़े हो सकते हैं, हमारा अर्थ भी तो एक इकोसिस्टम है ना। हाँ, आप रह रहे हो ना इकोसिस्टम में, तो अर्थ क्या हो गया? हमारा एक इकोसिस्टम हो गया। और सपोज आप अभी एक सपोज करो, ठीक है, आपके घर में एक फिश पॉन्ड है। जिन लोग के एक्चुअल में है उनको तो और इजी हो जाएगा। तो सपोज करो आपके घर में एक फिश पॉन्ड है, उसमें आपने फिशेस रखे हैं, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं, रॉक्स रखे हैं, लाइट आती है वहाँ पे, तो वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम हुआ कह रहे। इसका आप आंसर ना कमेंट्स में दोगे।
बच्चों कमेंट्स में मुझे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स में एक और बच्ची ने एक डाउट पूछा था, मुझे नाम भी याद है, आयशा आयशा करके वो बच्ची थी। उन्होंने बोला कि अमिता गांगुली, ईवीएस बाय अमिता गांगुली की बुक से पढ़ाया दो। तो बच्चा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो मेन जो कंटेंट होता है वो काउंसिल प्रोवाइड करती है। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना कि ये बुक से लो या वो बुक से लो, बिकॉज आपको मेन सभी बच्चों को एक ही पेपर देना है जो कि है आईसीएसई के बोर्ड का, जो सभी बच्चों को सेम आएगा ईवीएस का। तो इसी हिसाब से लोग बुक्स बनाते हैं और मोस्ट ज़्यादा स्कूल्स में ओसवाल ही रेफर होती है, बिकॉज ओसवाल ना बहुत ऐसे प्रिसाइज होती है, ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देती है ओसवाल, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, प्रिसाइज ही बोल सकते हैं उस वर्ड को। एकदम इतना लिमिटेड कंटेंट होता है, जितना हमें चाहिए उतना ही, ऐसे फालतू में वो सिर्फ पेजेस भरने के लिए डाल नहीं देते कंटेंट, तो वो एक बहुत अच्छी बात है उस सवाल की। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। द गिवन मॉडल शोज द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये मॉडल क्या शो करता है, क्या शो करता है ये मॉडल? क्लाइमेट, फौना, फौना मतलब क्या होता है? एनिमल्स। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये वेजिटेशन, फौना ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, जो कि अभी आप पिछले क्लासेस में थे, 8th में थे, 7th में थे, तो आपको कैसे डायरेक्टली एनिमल्स, प्लांट्स ईजी देते थे। तो अभी कंटेंट वैसा ही रहेगा आपको, लेकिन सबके नाम ऐसे बड़े लोगों की तरह जो टेक्निकल टर्म्स होती है वो आपको दी जाएंगी, जैसे एनिमल्स के लिए फौना, प्लांट्स के लिए वेजिटेशन, ऐसे। Each component is closely related and affects or is affected by each of the other components. सारे कंपोनेंट्स जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है पहले वो समझेंगे हम, आगे आगे नहीं बढ़ना है, हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। से वैसे आपके स्कूल टीचर्स को 100% गारंटी है, इतना पढ़ के हो गया, पेश करो, रीड करो, हो गया, रीड करो, हो गया, खत्म। हमें ऐसा नहीं करना है। आप क्यों आए हो, एक्स्ट्रा टाइम लेके आए हो ना अपना, आप अपना कीमती टाइम जो है वो इस वीडियो में डाल रहे हो, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है ये लेसन जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया है। स्कूल तो मतलब छोड़ो, अभी फालतू हो गए, सिर्फ जाने का और एग्ज़ाम देने का होता है, बस उतना हो गया है स्कूल में। और ट्यूशन्स में वैसे ही हो गया है आजकल, बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ ट्यूशन्स में। चलो, तो क्या है यहाँ पे, क्या बताया गया है हमें कि हर एक कंपोनेंट जो है ना, हर एक कंपोनेंट, चलो कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, दिख रहा है? ओके, तो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि हर एक कंपोनेंट जो है, हर एक कंपोनेंट वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के। तो क्या क्लाइमेट, क्लाइमेट दोनों को अफेक्ट करेगा, है ना। हम प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर सनलाइट आई नहीं महीना भर तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, प्लांट्स को खाना मिलेगा नहीं, मर जाएंगे भाई प्लांट्स। और इधर एनिमल्स, क्लाइमेट बहुत ठंडा पड़ गया, जी पाएंगे हम? या फिर बहुत गर्मी हो गई, एकदम कड़कड़ाके की गर्मी, जी पाएंगे हम? नहीं। उसके बाद लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज। तो लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज क्या होता है ना, आपका जो सॉइल टाइप है, लैंडफॉर्म है, वो बारिश का पानी ऑब्जॉर्ब करता है, उसको ड्रेनेज कहते हैं। और लैंडफॉर्म तो आपको पता है ये सॉइल का टाइप, कौन सी टाइप की सॉइल है आपके एरिया में, आपके इकोसिस्टम में, ठीक है। तो फिर वो नीचे आता है सब कुछ मेन सॉइल के ऊपर। फिर सब्जेक्ट में आपको एक चैप्टर होगा सॉइल करके, ठीक है। तो इतना क्लियर है? ये पेज तक हम आ गए, उतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर अभी हम आएंगे, इन एन इकोसिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी। Such an energy exchange can also occur with the adjoining point ecosystems. Therefore, the adjoining ecosystems are all interconnected and interrelated. Okay? क्या बोला इधर? सारे जो इकोसिस्टम्स है ना उनमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्या होता है बच्चों? एनर्जी एक्सचेंज। अभी वो एनर्जी एक्सचेंज ना एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स में होता है, एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स में। इसी वजह से वो ऑल सारे सारे के सारे एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड। उसके बाद हम आएंगे बायोस्फीयर। एक सेकेंड, कैमरा में एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। बायोस्फीयर इज द, क्या है जो देखते हैं बायोस्फीयर, इतना क्या है, हम भी कर लेंगे। बायोस्फीयर सिंपल है बहुत, ज़्यादा टेंशन नहीं देने का बच्चों, चैप्टर्स बहुत इजी है। आपको सिर्फ ईवीएस सब्जेक्ट जो है ना वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग सब्जेक्ट है। आपको ना
ऐसे रॉट लर्नर जो होते हैं ना, टॉपर बच्चे जो होते हैं, मैं तो वही कहता हूँ रॉट लर्नर्स। सिर्फ लेते गधों की तरह किताबी कीड़ों की तरह सिर्फ पढ़ते रहते, लर्न करने का बस। उनको समझता वगैरह कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, सिर्फ लेने का बस। अपने को वैसा नहीं करने का है। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे। मतलब मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा मत कहना कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, मार्क्स कैसी भी आज चलेगा, नहीं तो मेरा चैनल आपके मम्मी पापा बंद कर देंगे। तो हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं करना है हमें फट 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 फट, एकदम आराम आराम से करना है। मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, आपको देखा मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आप देखो, आप बच्चे ना अभी कितने 14 ईयर्स के हो, आपका मन अभी यूट्यूब पे देख रहे हो आप ये वीडियो, आपने अभी नीचे सच बताना, नीचे आपने 10 थंबनेल देखे होंगे आपके फेवरेट क्रिएटर्स के, उनकी वीडियोस अपने दबाने का मन तो किया होगा ना, क्या ये पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं हम, चलो मस्त एक आधा व्लॉग देखते हैं, एक आधा गेमिंग वीडियो देखते हैं, है ना। आजकल कौन सी गेम है? फायर फ्री फायर, हाँ वो गेम तो बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, मतलब पहले से बहुत पॉपुलर है, बट ट्यूशन में भी मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं ट्यूशन्स भी देता हूँ स्कूल के साथ, तो वहाँ भी बच्चे खेलते हैं ट्यूशन्स में ब्रेक्स में। ठीक है, चलो अभी हम आएंगे, नहीं किधर थे हम? Biosphere is the collision of the vast network of all interconnected ecosystems. Biosphere is the part of land, air and water on earth which supports life. Mainly, there are two types of ecosystem, namely terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. कौन से? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जानते हैं भाई अपन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। This is the ecosystem which exists on land. It can be further divided into 4 following types. तो टेरेस्ट्रियल अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है, लैंड पे होता है, लैंड पे है ये इकोसिस्टम। और एक्वेटिक मतलब क्या होगा, पानी में। सिंपल है बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, ईवीएस बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड है बस। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आपको अभी ये लर्न करना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है रॉट लर्न, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम। तो कौन से 3 टाइप आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। तो आपको पता है तीनों, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, डेजर्ट मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड मतलब क्या होता है, सबको पता है। ग्रासलैंड मतलब ग्रास से भरी लैंड, है ना, वो वाली इकोसिस्टम जहाँ पे कीड़े मकोड़े वो सब रहते हैं, तो वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, और ज़्यादा टेंशन मत लो भैया, हम सिर्फ इधर तक ही करने वाले हैं आज, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। बाकी ये हु इट्स हुम अपन कल करेंगे। हु इट्स हुम जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, उतना आप समझ जाओ अभी, ठीक है। ये मेरा माइक्रोफोन है। चलिए, तो अभी हम बढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। क्या होता है भैया एक्वेटिक इकोसिस्टम, आइए जानते हैं। दिस इज द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट्स इन वाटर। मैंने बोला था आपको कौन सा टाइप का इकोसिस्टम है ये, जो पानी में, वाटर में एग्जिस्ट करता है। ओके, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन वाटर इकोसिस्टम। तो अभी डिफरेंस क्या है भाई? पानी तो है, फ्रेश वाटर क्या, मरीन वाटर क्या, सेम ही तो है भैया, पानी ही है ना। तो आप एक काम करना, आप एक लेक, झील में से एक कप पानी लेना, और ओशन उसमें से एक कप पानी लेना, और दोनों को टेस्ट करके देखना। आपको क्या फ़र्क पता चलेगा पता है? ओशन का जो पानी है ना, वो आपको सॉल्टी लगेगा। क्यों सॉल्टी लगेगा? क्योंकि वो पानी में सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा होते हैं? सॉल्ट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ओशन का जो पानी है उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है
उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, इसलिए मरीन आपको याद रखना है ओशन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर आपने एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म को मरीन इकोसिस्टम में डाल दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक फ्रेश वाटर के फिश को अगर आपने सॉल्टी वाटर सी के खारे पानी में डाल दिया तो वो मर जाएगी, वो फिश बेचारी सी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है ना उस इकोसिस्टम को जिसके अंदर आपने उसको डाला। वो हैबिचुअल है क्या? नहीं है। इसलिए वैसे सेम अगर मरीन वाटर की इकोसिस्टम की एक खाद मछली आएगी और वो फ्रेश वाटर में आएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी बच्चों, वो मर जाएगी। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो क्या है, कौन से लेवल पे? ट्रॉपिक लेवल पे। इकोसिस्टम्स मेंटेन देमसेल्व्स बाय साइक्लिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। कैसे मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम? न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को साइक्लिंग करके। साइक्लिंग मतलब क्या? अभी एक प्लांट है, वो मर गया तो उसको डेड डीके हो गया वो, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर गए, सॉइल के अंदर से एक और प्लांट हो गया, उग गया, वैसे उसको साइकिल बोलते हैं। तो ये साइकिल है ना, इसी को यूज़ करता है इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए, कह सकते हैं हम। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी अरेंज्ड इनटू सेवरल फीडिंग ग्रुप्स एंड ईच नोन इज अ ट्रॉपिक लेवल। फीडिंग लेवल, ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है? फीडिंग लेवल। लिख लो बच्चा, ये लोग लिख लो। ट्रॉपिक का मतलब क्या है? फीडिंग। क्या है? फीडिंग। फीडिंग लेवल इधर दिया हुआ है, देखो अंडरलाइन कर दो। इन एनी इकोसिस्टम producers represent the first trophic level, herbivores represent the second trophic level, and primary carnivores represent the third trophic level. And top carnivores, क्या कौन से? टॉप कार्निवोर्स जो सिर्फ मांसाहारी होते, जो वेज खाते ही नहीं है। लायन हो गया एग्जाम्पल के लिए। लायन को आपने कभी घास खाते हुए देखा है? नहीं ना। वो क्या खाता है? दूसरे जानवरों का मीट, फ्लैश। मीट नहीं कह सकते हम, फ्लैश कह सकते हैं। दूसरे जानवरों का फ्लैश खाता है लायन। ठीक है, तो आपको पता है ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या आ गया? प्लांट्स। ट्रॉपिक लेवल 2 में क्या आ गया? हर्बीवोर्स। ट्रॉपिक लेवल 3 में क्या आ गया? प्राइमरी कार्निवोर्स। और ट्रॉपिक लेवल 4 में क्या आ गया? प्योर कार्निवोर्स, जो कि प्रॉपर कार्निवोर्स है। ओके, सेकेंडरी कार्निवोर्स कह सकते हैं। At first trophic level, primary producers such as plants, algae, and some bacteria use solar energy to produce organic plant materials through photosynthesis. The animals at the second trophic level, which are herbivores, feed on plants. The carnivores, which form the third trophic level, are predators that eat herbivores. However, some organisms feed on plants as well as animals, hence these are called omnivores. The next trophic level comprises the decomposers, which include bacteria, fungi, molds, worms, and insects. Breakdown wastes are dead organisms and return nutrients to the soil. The decomposers process large amounts of organic material and return nutrients to the ecosystem in organic form. तो मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया था अभी 5 मिनट पहले, क्या 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 3-4 मिनट ही हुए होंगे। क्या समझाया था मैंने? एक पेड़ है, वो मर गया, वो मर के क्या होगा? सड़ जाएगा। सड़ेगा मतलब क्या होगा? उसको कुछ बैक्टीरिया होंगे ना, वो खाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। तो वो डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉइल में अगर उस एक अलग पेड़ का बीज गिरा तो वो सॉइल में से उगेगा, और यही न्यूट्रिएंट जो होंगे ये मरे हुए पेड़ के, वो लेके फिर से एक ट्री बनेगा, और फिर ये साइकिल फिर पूरा कंटिन्यू होगा, पूरा साइकिल वापस कंटिन्यू होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? समझा है? मस्त, एकदम सिंपल है। चलो भाई, कितना सिंपल है यार ये, है ना। बच्चे को, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को आ जाएगा, इतना सिंपल है। चलिए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑन एवरेज अबाउट 10% ऑफ ने कहीं मिस कर लिया क्या मैंने?
रुको कहीं मिस कर गया शायद मैं, which are taken up by the primary producers, जान दो कुछ नहीं. It is estimated that on average about 10% of net energy production at one tropic level is passed on to the respiration, growth, reproduction and defecation consume the remaining portion of the energy. This is called 10% law, which was put forth by Raymond Lindman in 1942, इंडिया को आज़ादी मिलने से भी पहले. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको. व्हाट इज द 10% लॉ, आपको ऐसा आएगा. फिर एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि द 10% लॉ वाज गिवन बाय हुम, रेमंड लिनमैन. या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि रेमंड लिनमैन ने कौन सा लॉ दिया था, कौन सा, तो आप वो लिख सकते हैं कि 10% लॉ. ठीक है बच्चों, क्लियर है. थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर अटेंड किया. और आपका जो भी स्लाइटेस्ट भी आपको डाउट होगा ना बच्चों, मैं हर एक डाउट को आंसर करता हूँ. आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख लो. टिल डेट ऐसा एक भी कमेंट नहीं है जिसको मैंने इग्नोर किया है. मैं हर एक कमेंट को खुद आंसर करता हूँ. इसलिए आपको सिंपल से सिंपल डाउट भी होगा ना भैया, अब शर्माओ मत, पूछ लो. मैं इधर ही हेल्प करने के लिए बैठा हूँ. ठीक है, आपको ज़रूर आंसर करूँगा. आपको कुछ भी और पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, मैं कमेंट्स अलाउ ही रखता हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट्स होते हैं, मुझे पता है. मैं टीचर हूँ अभी पिछले 25 साल से, तो आई नो क्या होता है. इसलिए मैंने कमेंट्स ऑन रखे आपके लिए, आपके डाउट्स पोस्ट करने के लिए. तो प्लीज़ वो डाउट्स पोस्ट करना. और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको मेरे सिखाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आप बताओ यार, है ना, वो भी आप लोग बताओ. ओके, सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हु ईट्स हूम. उसके बाद क्या फूड चेन आएगा. फिर हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है फूड चेन, फूड वेब से, ये डायग्राम, और फिर कार्बन साइकिल और वो. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका 2 पार्ट, मतलब ये पहला पार्ट और एक और पार्ट आएगा अगर ट्राई करूँगा मैं तो. या फिर इसके भी 3 पार्ट्स बन सकते हैं प्रीवियस वीडियो की जैसे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जो है वो आप लोग देखते भी नहीं हो, इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ता है. So that's it for today. This is Dave Classes signing off. See you in my next video. Till then, keep learning.